नमस्कार साथियों, दर्शकों, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज के पॉलिटी के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए भी है जो लगातार प्रतिदिन न्यूज़ चैनल्स देखा करते हैं, न्यूज़ सुना करते हैं। छात्रों के लिए तो ये एक विशेष प्रस्तुति है ही। साथ ही मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि इस संबंध में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में भी मैं आपको बता सकूं और इस पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको दे सकूं। रिसेंटली आपने न्यूज़ चैनल्स में ये बात ज़रूर सुना होगा कि मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया है, लोकसभा में। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? क्या देश में नए फ्रेश इलेक्शंस होने वाले हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब बहुत गहराई से आज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी विपक्षी दल ने या किसी विपक्षी दल के सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हो। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध भी मेरा ख्याल है 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बहरहाल वो पारित नहीं हुआ था, ये एक अलग बात है। मेरा ये ख्याल है कि मोदी जी के विरुद्ध भी ये शायद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पहली बार जो लाया गया था वो पारित नहीं हो पाया। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस बार भी नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो अगर बड़े साधारण से शब्दों में कहा जाए तो जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी लोकसभा में किसी विपक्षी दल को, किसी विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार ने सदन में अपना विश्वास खो दिया है, तो वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है। देखिए, जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 को पढ़ेंगे तो उसमें एक बात एकदम साफ साफ लिखी हुई है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, केंद्रीय मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार में बने रहने के लिए इस सदन में उसके पास बहुमत होना अनिवार्य है। और अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है तो जाहिर सी बात है सरकार गिर जाएगी। और जब सरकार गिरेगी तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होता है। और इसीलिए मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, मेरा ख्याल है यूनियन एग्जीक्यूटिव के वीडियो लेक्चर में ये बात बताया था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, वो पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, न कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध। तो एक जानकारी आप ये भी मोटा मोटा अपने पास रखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विरुद्ध लाया जाता है। और क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध होता है और सरकार का गठन यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अभी देश में जो 543 लोकसभा सीट्स है, तो इसमें जो 272 का आंकड़ा पहले टच करेगी, जो पार्टी 272 सीट्स के आंकड़े को छू लेगी या अलायंस, वही देश में सरकार का गठन करेगी और वही पार्टी या अलायंस देश में सरकार बनाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है कि सरकार अपना बहुमत लोकसभा में खो दे, यानी ये संख्या नीचे गिर जाए, इससे भी नीचे चले जाए, 272 से भी नीचे चले जाए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को इस्तीफा देना होगा और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। कई बार ये सवाल मन में आता है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव संविधान में लिखित है, मेंशन्ड है? तो आज आपको मैं ये जानकारी भी दे दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। दरअसल ये लोकसभा के कार्य और नियम संचालन नियमावली में, जो कार्य व संचालन नियमावली है, मैनुअल कह लें आप उसे लोकसभा का, उसके नियम संख्या 198 में मेंशन्ड है। उसके क्लॉज 1 से क्लॉज 5 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको अविश्वास प्रस्ताव की पूरी जानकारी हो जाएगी। और इसी में अविश्वास प्रस्ताव के पारित न पारित होने के और जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी बातें यही मेंशन्ड है। मोटा मोटा मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझा दूं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोकसभा कार्य संचालन नियमावली जो है, उसके नियम संख्या 198 क्लॉज 1 से लेकर 5 तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की सारी प्रक्रियाओं का वो सारी प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले नियम संख्या 198(1)
का इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कोई भी सदस्य लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है उसे स्पीकर के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है, यानी इसमें अनुमति का जिक्र है। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस कौन लेकर आ सकता है। इसके लिए एकदम बड़ा साधारण सा उत्तर है कि कोई भी सांसद, कोई भी एमपी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर आ सकता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी ये नहीं है। इसका जो स्वरूप है वो बहुत छोटा सा है, केवल एक लाइन का प्रस्ताव है ये। और वो लाइन ये है कि इस लाइन को मोटा मोटा आप अपने दिमाग में रख लें कि यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। देखिए, जैसे ही अविश्वास व्यक्त होगा तो अविश्वास प्रस्ताव की बात होगी। बस एक लाइन का प्रस्ताव है ये कि यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। 198(1) के ख में ये बात लिखी हुई है कि जो भी सदस्य ला रहा हो या जो भी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही हो, उसे इसकी सूचना लोकसभा महासचिव को 10 बजे से, सुबह 10 बजे से पहले ही दे देनी होती है। अगर 10 बजे के बाद सूचना दी जाती है तो वह उस दिन के लिए नहीं माना जाएगा, वो अगले दिन के लिए माना जाएगा। यानी इसमें समय का जिक्र है कि समय सुबह 10 बजे से पहले। अच्छा, और किसे देनी होती है सूचना? सूचना देनी होती है लोकसभा महासचिव को, यानी आप उन्हें सेक्रेटरी जनरल कह लें, लोकसभा महासचिव को। और अगर मैं सही हूं तो इस वक्त उत्पल कुमार हैं लोकसभा महासचिव और सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। बहरहाल, तो 198(1) क में और 198(1) ख में ये बातें लिखी हुई हैं। अब हम लोग समझेंगे कि 198(2) में कौन सी बात लिखी हुई है। 198(2) में मोटा मोटा ये लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। 50 सदस्यों का समर्थन। अगर मान लेते हैं कि कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस लाई जाती है और उसे 50 सदस्यों का समर्थन नहीं मिलता है, तो ऐसे प्रस्ताव को सदन में नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करता हूं आप बात समझ रहे हैं। और 198(3) में मोटा मोटा ये लिखा हुआ है कि जब समर्थन प्राप्त हो जाता है, यानी अनुमति मिल जाती है, समर्थन प्राप्त हो जाने पर लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो कोई एक दिन या एक से अधिक दिन या किसी दिन के भाग को ये तय करते हैं कि उस दिन इस पर चर्चा की जाएगी। अब हम लोग समझते हैं नियम संख्या 198(4) को, और फिर कुछ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स आपको बताऊंगा जिनका संबंध नो कॉन्फिडेंस मोशन से है। 198(4) में दो बहुत मोटी बातें लिखी हुई हैं। पहली बात तो ये लिखी हुई है कि चर्चा के अंतिम दिन, यानी जब नोटिस को मंजूर कर लिया गया, फिर जो चर्चा हुई उसके अंतिम दिन वोटिंग के जरिए, मतदान के जरिए इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। और फिर दूसरी बात यह लिखी हुई है कि भाषणों की जो समय सीमा है वो अध्यक्ष साहब ही तय करते हैं। कौन तय करते हैं? अध्यक्ष साहब ही। अब सवाल ये उठता है कि चर्चा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। चर्चा के लिए ये व्यवस्था है कि अगर कोई नोटिस मंजूर कर लिया जाता है तो नोटिस मंजूर होने के 10 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में इसकी चर्चा की जाती है। यानी अध्यक्ष महोदय विदिन 10 डेज, जब नोटिस मंजूर कर लिया गया है तो कोई दिन या एक से अधिक दिन हो या दिन का कोई हिस्सा ही हो, वो चुनते हैं जब इस पर चर्चा कराई जाती है। कुछ फैक्ट्स आपका जानना बहुत जरूरी है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का सीधा सीधा प्रत्यक्ष संबंध सरकार से है। और मैंने आपको आर्टिकल 75 के बारे में बताया कि वहां क्या लिखा हुआ है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो वोटिंग होती है, मतदान होती है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस मतदान में केवल और केवल लोकसभा के सांसद ही भाग लेते हैं। लोकसभा के सांसद ही इस वोटिंग का हिस्सा होते हैं, राज्यसभा के सांसद इसमें वोटिंग नहीं करते।
आपने वीप के बारे में जरूर सुना होगा, वीप के बारे में। तो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लगभग सभी पार्टियां या जितने अलायंस हैं वो वीप जारी कर देती हैं। और वीप जारी करने का मतलब ये हुआ है, एकदम साफ साफ समझिए कि वीप जारी करने का मतलब ये हुआ कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई भी वोटिंग नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा कर देता है कि व्हीप लाइन जारी करने के बाद भी वो पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर मत डाल देता है तो ऐसे सांसद को अयोग्य करार दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो व्हीप का ये मतलब हो गया कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई भी सांसद मतदान नहीं कर सकता। एक फैक्ट ये भी आपको जानना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोटिंग वाले दिन अगर मौजूद सदस्यों के आधी संख्याओं में से एक ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया तो ये समझा जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया है और फिर प्रधानमंत्री सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ जाता है। बहरहाल आप ये भी समझिए, इस मामले को भी समझिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का किसी कारण पर आधारित होने की जरूरत एकदम नहीं है। यानी किसी कारण का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर कारण मेंशन किया गया है तो उसे लोकसभा में पढ़ा जाएगा और अगर कारण मेंशन नहीं किया गया है तो उसे नहीं पढ़ा जाएगा। और किसी भी परिस्थिति में चाहे वो मेंशन है चाहे वो नहीं है, वो इसका भाग नहीं होता। तो इसका मोटा मोटा सारांश आप ये समझ सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर कि कोई भी सांसद सत्ता दल के विरुद्ध, जो रूलिंग पार्टी या अलायंस है उसके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस को मंजूर होने के लिए एटलीस्ट कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जब ये समर्थन प्राप्त हो जाता है तो फिर समय निर्धारित किया जाता है, फिर चर्चा होती है, चर्चा के अंतिम दिन वोटिंग होती है। और इन सबके दौरान आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जो सत्ता दल है, जो रूलिंग पार्टी है, उसे अपनी बहुमत को सिद्ध करना होता है। और अब मैं पहुंचता हूं इस मुद्दे पर कि मोदी सरकार क्यों नहीं गिरेगी। दरअसल मैंने आपको कहा ना कि लोकसभा की सीटों की संख्या, तो इस वक्त जो अलायंस है, एनडीए, जो सत्ता दल है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके कुल सदस्यों की संख्या अगर मैं सही हूं तो मेरा ख्याल है 329 के आसपास है। और टेक्निकली ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतनी बड़ी संख्या है कि जब ये पार्टी अपने लिए व्हीप जारी करेगी, मतलब समझ रहे हैं आपकी, इसके कोई भी सदस्य पार्टी लाइन से बाहर जाकर वोट नहीं करेंगे। और जाहिर है कि इनके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो बड़ी संख्या में इनके जो सदस्य हैं वो वोटिंग के दिन वहां मौजूद रहेंगे। एकदम खुले शब्दों में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए 300 सदस्यों ने भी वोट दे दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन के विरुद्ध, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं हो पाएगा। तो साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो मोदी सरकार को टेक्निकली इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई खतरा नहीं है, कोई सरकार नहीं गिरेगी। और वैसे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कई विपक्षी दल के बड़े नेताओं ने यह कहा है कि मामला नंबर का नहीं है, मामला बस सरकार को घेरने का है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मैं खुद भी उस हिंसा की निंदा करता हूं और उस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को घेरने की, सरकार को घेरने की ये एक टेक्निक है। बहुत जल्द मैं इस कंटेंट पर भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अब सवाल ये उठता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होने के बाद हटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो इसके जवाब में आपको जानना चाहिए, शायद मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, वो पहले प्रधानमंत्री थे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा हटाए गए थे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मोरारजी देसाई को लेकर, तो मैं आपको बताऊं कि 78 में जब मोरारजी देसाई के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो उसके पारित होने से पहले ही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके जो घटक दल हैं, जो उनके साथ हैं मोरारजी देसाई वाली सरकार के साथ, उनमें लगा कि कोई विचार मतभेद है और इस वजह से मोरारजी देसाई ने पहले ही इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। तो वीपी सिंह इस सवाल का सही उत्तर है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाए गए पहले प्रधानमंत्री थे। अब तक अगर मैं सही हूं तो लगभग 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है और उसमें से अकेले 15 बार इंदिरा गांधी के टाइम लाया गया था। यानी इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तब लगभग 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और मेरा ख्याल है एक बार भी उनमें से पारित नहीं हो पाया था। एक बार अटल जी विपक्ष में थे, तब उन्होंने इंदिरा जी के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उन्होंने 2 अविश्वास प्रस्ताव लाया था विपक्ष में रहते हुए, एक तो इंदिरा जी के विरुद्ध और एक मेरा ख्याल है पीवी नरसिम्हा राव के विरुद्ध। और जब वो खुद भी प्रधानमंत्री बने बाद में, तो उन्होंने भी 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया। तो उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो लेक्चर से आप नो कॉन्फिडेंस मोशन और इससे संबंधित जो नियमावली है और जो नियम हैं उन्हें आपने ज़रूर समझा होगा। सिन्हा क्लासेस के एक अगले पॉलिटी के वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, एक और ज़रूरी सूचना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं और मैं खुद भी कंजक्टिवाइटिस का शिकार हो चुका हूँ अभी, तो थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखें। और क्योंकि मुझे हुआ है तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा कर सकता हूँ। गर्म पानी से अगर आप सिकाई करते रहें अपने आंखों की, अगर आप इसके शिकार हो चुके हैं, और थोड़ा सा माइल्ड वार्म वाटर से अगर आप इन्हें वॉश भी करते रहें, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। और अंततः डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, वो आपको सही और उचित सलाह जरूर देंगे। सी यू सून। जय हिंद।